स्वागत है मेरे YouTube चैनल एकदंत एनवायरनमेंट एजुकेशन पे, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स कुछ ही महीनों में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लेने जाने वाली एग्ज़ाम, और हाल ही में कंफर्म नहीं है बट अपकमिंग महीनों के अंदर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर AEE, असिस्टेंट इंजीनियर AE, और ऑलरेडी राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना JEE, दैट इज़ योर जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर दिया गया है। तो उसी के संदर्भ में हम एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशंस आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, जो इस एग्ज़ाम के बेसिस पे रहेगा, कुछ स्ट्रैटेजीज, टिप्स, ट्रिक्स कि आप इस एग्ज़ाम्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ बात की जाएगी। तो आज से शुरुआत करते हैं। तो हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो डैट आगे की आने वाली लेक्चर्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आशा करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएं और आपके सभी लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहे। यहाँ हम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर राजस्थान एंड गुजरात के बारे में बात करेंगे। इसके लिए इसकी एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजीज़ होती है, जो पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, वो कैसे रहेंगे, कितने हटके रहेंगे, आपको किस लेवल तक की स्टडी करनी चाहिए, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी क्राइटेरियाज़ को कंसिडर करते हुए बहुत ही स्पेशली वैसे ही डिज़ाइन की गई है लेक्चर्स को, सो डैट आपका ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड ना हो, जस्ट आप एक वन टाइम गो थ्रू हो जाए और आपके उस सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट्स कवर हो जाए, सो डैट एटलीस्ट आपने एक बार भी देखा हो या पढ़ा हो, यार आपने नोट्स बना ली हो तो उसको एक बार रिवाइज कर लिया हो, तो आपको वो क्वेश्चंस और आंसर्स तुरंत ही रिकॉल हो जाए एग्जाम्स के टाइम पे। सो accordingly that this all have been designed. So starting with the very first topic from your syllabus is your air pollution. एयर pollution से start करते हैं और आगे बढ़ते हैं। The very first one is ambient air pollutants. अब ambient air pollutants क्या होता है एंड देयर कंसंट्रेशन मेजरमेंट्स, हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। आपको पता होगा कि CPCB द्वारा ऑलरेडी नेक, दैट इज़ योर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिक्लेयर किया गया है। वहाँ पर आप CPCB के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये स्टैंडर्ड मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द एम्बिएंट एयर? एम्बिएंट एयर क्या होता है? जो भी एयर हमारे सराउंडिंग में है उसको हम एम्बिएंट एयर बोलते हैं, राइट। नाउ the ambient air constitute of some gases at a particular composition. कुछ गैसेस होते जो हैं, जो हमको पता है कि कौन से गैसेस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और उसका जो प्रॉपर कॉम्पोजिशन है, वो कॉम्पोजिशन जब डिस्टर्ब होता है ड्यू टू सम फॉरेन मटेरियल्स और सम ड्यू टू सम इम्प्यूरिटीज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो इम्प्यूरिटीज़ उस कॉम्पोजिशंस में एंटर करके कुछ नया चीज़ फॉर्म कर रहा है, उसको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। Pollutants are having a specific characteristic that it changes the properties, characteristics, physical and chemical both, and it is having the adverse effect on the human beings, vegetations and materials, right? अगर ये pollutants जब भी गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं या एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उनका एक एडवर्स इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर और वेजिटेशंस के ऊपर। तो कौन से पॉल्यूटेंट्स बहुत ही मेजरली अफेक्ट करता है, उसके बारे में स्टैंडर्ड में मेंशन किया गया है। कितना उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए एम्बिएंट एयर के अंदर, एज पर दी डिफरेंट जोन्स लाइक इंडस्ट्रियल जोन्स, रेसिडेंशियल जोन, रूरल जोन और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के लिए। तो वो सभी चीज़ों के बारे में इस एम्बिएंट एयर पॉल्यूटेंट का जो भी कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्टैंडर्ड के अंदर मेंशन किया गया है, राइट। कंसंट्रेशन से लेकर अब मेजरमेंट्स, आप उसको कैसे मेजरमेंट्स करेंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी पॉल्यूटेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम वाइज द वेरी फर्स्ट वन इज योर पॉल्यूटेंट्स,
कौन से पॉल्यूटेंट्स मेजर रोल प्ले करेंगे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करने के लिए या एयर को पॉल्यूट करने के लिए। देन टाइम वेटेड एवरेज, कितने आवर्स के लिए, कितने घंटों के लिए, कितने दिन के लिए आपको रखना है ना। एज पर दैट ओनली these pollutants are measured, their concentrations are measured. Okay, if you consider any of the pollutants, say for example first one is your sulfur dioxide. Here you can see that the time weighted average is annual and second one is your 24 hours. Okay, अब आप फिफ्थ वन देखेंगे ओजोन के केस में, तो ओजोन आपको वो टाइम वेटेड एवरेज दिया हुआ है 8 आवर्स एंड 1 आवर्स। क्यों इतना डिफरेंस हो रहा है? बिकॉज सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स, कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कंसंट्रेशंस हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा और किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाएंगे तो हमें कम मिलेगा। तो एज पर दी एरियाज जो जोनिंग किया गया है इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रूरल एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, उसके अकॉर्डिंग और कंसंट्रेशंस कितना होना चाहिए, क्या क्या सोर्सेज हैं, वो सभी का जब सर्वे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बेसिस पे हम टाइम वेटेड एवरेज निकालते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड इस एरिया में बहुत सारे सोर्सेज हैं तो ये ज़्यादा रिलीज हो रहा होगा उस सोर्सेज से, सो उसका टाइम वेटेड एवरेज हम कम लेते हैं। लेकिन हम ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ हमें पता है कि यहाँ पर ओजोन परसेंटेज बहुत कम होगा, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम वेटेड एवरेज कंसिडर करते हैं। तो टाइम वेटेड एवरेज कंसिडरेशन करना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो वेरी फर्स्ट कॉलम इज योर pollutant, second one is your time weighted average, third one is your concentration in the ambient air in different areas, industrial, residential, rural and others, and apart from that ecological sensitive area is totally different from the others. Next, the last column is the method of measurements, that how you are going to measure these pollutants, using which equipments or instruments you are going to measure this pollutants. So these are the important one. Next, मूविंग अहेड विथ आवर टॉपिक। तो मेरी पहला जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। आपको देखिए इसमें बहुत ही बारीकी से हर चीज़ दी गई है जिसको आपको याद रखना है, समझना है, नोट्स बनाना है। देखिए आप जितना ध्यान से इसको सुनेंगे, अपने हिसाब से इसको नोट्स बना के रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा काम लगेगा। बिकॉज एयर, वाटर एंड हैजार्ड, दीज 3 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये तीनों चीज़ बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्या होगा, कितना रेंज होगा, कितना इफेक्ट करेगा, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स पे बहुत लोग फोकस नहीं करते। आप देखेंगे कि जैसे ही आप बड़े में जाएंगे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड से वो बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ तो वो mg में रहेगा, मिलीग्राम्स में रहेगा। ये सब का जो पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही लेस अमाउंट में हो रहा है। इसके लिए इसका यूनिट देखेंगे कि 1 मीटर क्यूब के अगेंस्ट में 1 माइक्रोग्राम में दिया हुआ है ना। माइक्रोग्राम एंड मिलीग्राम बहुत डिफरेंट करता है। इसके लिए ये सब यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है आपको। यूनिट्स है, टाइम वेटेड एवरेज है, देन कम्स योर रेंज एंड इक्विपमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेरी फर्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, यूनिट मेजर्ड इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, वेटेड एवरेज एनुअल इज 24 आवर्स एंड एनुअल, ठीक है, एनुअली कैलकुलेट करते हैं या तो फिर हम 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादातर 24 आवर्स के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जाएंगे या फिर डेली का डेली आपको अगर मॉनिटरिंग का जो रिजल्ट्स देना है तो हम 24 आवर्स के बेसिस पे ही देते हैं। और ये जो कैलकुलेशन होता है वो मिडनाइट टू मिडनाइट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जब अगर आप टाइम वेटेड एवरेज एनुअल लेते हैं तो एनुअल के अकॉर्डिंग आपका कंसंट्रेशन एम्बिएंट के अंदर कितना होना चाहिए, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल जोन में और इको सेंसिटिव के अंदर, तो ये टोटली आपका टाइम वेटेड एवरेज के हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपको 24 आवर्स का पूछा है और आप एनुअल के बेसिस पे कंसंट्रेशन आप लिख रहे हैं या तो आप सिलेक्ट कर रहे हैं एमसीक्यू के अंदर, तो डेट इज रॉन्ग। सो यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंगली दैट 24 आवर्स। और मेजरली जो होता है क्वेश्चंस के अंदर भी 24 आवर्स, जो 8 आवर्स 1 आवर्स है यही पूछते हैं, एनुअली नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आगे कंसिडर करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर 24 आवर्स it is 80 and 80, and for annually it is 50 and 20. The method used to calculate the or to estimate the sulfur dioxide is improved West Gia and method. वेस्ट गिया मेथड से हम उसको मेजर करते हैं। और दूसरा है अल्ट्रा वायलेट फ्लोरोसेंस। ओके, हम आगे
आने वाले अपकमिंग स्लाइड्स में भी देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल्स क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, कैसे करता है, ठीक है। नेक्स्ट, second one is your nitrogen dioxide. Again, its unit is microgram per meter cube annually and 24 hours, and accordingly the concentration would be the 40 microgram and 80 microgram, 30 and 80. The method used, methods बहुत important है, आप methods को याद रखिएगा. Jacob and Heuscher modified method in which NaOH and NaSO2 solution is used. Gas phase chemiluminescence. Okay, next is your particulate matter that is having PM10. आपको पता होगा PM10 and PM2.5. So PM10 के बारे में पहले आ रहा है, that is having the size lesser than 10 micrometer. Its unit is again microgram per meter cube annually and 24 hours time weighted average. Its concentration would be 60 and 60, 100 and 100. So you have to write 100 and 100. Okay, the method used to calculate the particulate matter is gravimetric techniques and TEOM and beta attenuations. Okay, for particulate matter for PM 2.5, again weighted time average is annual 24, 40 40, 60 60. Again the method of measurement is same. Moving ahead, ozone unit is microgram per meter cube, time weighted average is 8 hours and 1 hours. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टाइम वेटेड एवरेज टोटली अलग हो गया है ना, तो ये स्पेशल केस में आ जा रहा है. तो स्पेशल केस जो होते हैं ना उसको हमेशा मार्क कर लो और उसको याद, आप सबको देखो लेकिन इसको देखना भूलना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम्स में चांसेस हैं कि, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंट यही दिखता है बिकॉज ऑफ टाइम वेटेड एवरेज, तो आपको उसको भी याद रखना है, ऐसे करके मार्क करके रखना है. नेक्स्ट, the time weighted average is 8 hours and 1 hours, and concentration would be 100 in residential, 100 in eco-sensitive, and for 1 hour it should be 180 and 180. The method implemented for measurement of ozone is UV photometric, chemical method and chemiluminescence method. Okay, moving ahead. The sixth one, हमने 5 पैरामीटर्स देख लिए, 5 पॉल्यूटेंट्स देख लिए. अब छठा पॉल्यूटेंट्स है lead again microgram per meter cube annually 24 hours. If annually then 0.50 and 0.50, and for 24 hours it is 1 and 1. The method applied to measure the lead is AAS method, ICP method after sampling on EPM 2000 और इक्विवेलेंट फिल्टर पेपर. ये EPM जो है वो एक सैम्पलिंग डिवाइस है, एंड द इक्विवेलेंट फिल्टर पेपर पे अगर आप करके ऊपर वाली मेथड यूज कर रहे हो, AAS मेथड एंड ICP मेथड, तो भी चलेगा. देन द सेकंड मेथड इज ED XRF यूजिंग टेफ्लॉन फिल्टर. देखिए ना, फिल्टर जो यूज कर रहे हैं हम, जिसके थ्रू वो पास होके कलेक्ट होगा, सैंपल कलेक्ट होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर आपको टेफ्लॉन फिल्टर ही यूज करना है इफ यू आर यूजिंग द ED XRF मेथड. नेक्स्ट, फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड मेजरमेंट देख सकते हो आप mg पर मीटर क्यूब. देखा, मैंने बोला था आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. अगर हम माइक्रोग्राम में देखने जाते तो ये वैल्यू बढ़ जाती. इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पर मिलीग्राम में आया, और टाइम वेटेड एवरेज भी देख सकते हो कि हम कम ड्यूरेशन में उसको मेजर कर लेते हैं, है ना, 1 hour and 8 hour. So for 8 hour its value is 2, 2, and for 1 hour it is 4 and 4. The method is non-dispersive infrared spectroscopy. देखिए ये फुल फॉर्म भी याद रखना, NDIR. और क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDIR मेथड. इस मेथड का फुल फॉर्म बताइए. तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, नाउ 8th pollutant is your ammonia, microgram annually 100 100 and 24 hours 400 400. The method is indophenol blue method and chemiluminescence. Next, 9th pollutant is your benzene, again microgram per meter cube annually 5 GC, that is your gas chromatography based continuous analyzer. continuous आपको एनालाइजर करते रहना है और वो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू पास होके आपको डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट. देन adsorption and desorption followed by GC analysis. Then 10th pollutant is your BAP, that is your benzoapyrene particulate phase only. एंड देख सकते हैं यहाँ पर आप यूनिट बहुत ही डिफरेंट है, नैनोग्राम में है,
राइट, नैनोग्राम, आर्सेनिक नैनोग्राम, निकल नैनोग्राम, ये तीन जो हैं ये तीनों की तीन नैनोग्राम में हैं. These three pollutants are measured in nanograms. Now, annually, and for BAP it is 1 for arsenic 6 and nickel 20. For BAP, you should use the solvent extraction followed by HPLC and GC analysis. And for arsenic, AAS ICP method, again ऊपर में आपने जो देखा था lead के लिए same वही है. Nickel, same above method only. Okay. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि आप ईयरली अगर जाते हैं तो आपको टोटल कितने मेजरमेंट्स लेने हैं. ऑलरेडी दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द एग्जामिनेशन दैट हाउ मेनी मेजर्स आर टेकन इन अ ईयर इफ यू आर गोइंग फॉर ट्वाइस अ वीक फॉर 24 आवर्स. अगर आप 24 आवर के लिए जाते हैं वीक में 2 बार तो टोटली ईयरली आपका टोटल मेजरमेंट्स कितना होगा. तो ईयरली आपका टोटल मेजरमेंट होगा 104. 104 मेजरमेंट आपको लेने होंगे फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दिस थिंग्स. टाइम वेटेड एवरेज देखिए एक वैल्यू से कैलकुलेट नहीं होता है. आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ रीडिंग्स और नंबर ऑफ सैम्पलिंग्स कलेक्ट करके आप उसको उसका टेस्टिंग करके आप उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद जाके आपको टाइम वेटेड एवरेज मिलेगा, है ना. So for time calculating that thing, you have to take number of readings over the period of 1 year. Okay. So 104 measurements in a year and twice a week for 24 hours at a uniform interval. ये criteria होता है करने के लिए. Okay. However, 2% of the time it may exceed, but not on 2 consecutive days. 2% से ज़्यादा टाइम भी हो सकता है कि हम मेजरमेंट के टाइम पे या सैम्पलिंग के टाइम पे सो गए तो वो टाइम बढ़ गया, है ना. तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि कंसेक्यूटिव कंटिन्यूस वीक में 2 दिन जो जा रहे हैं हम वो दोनों दिन ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशंस या जो रीडिंग है, जो एजम्पशंस है वो सभी रॉन्ग प्रिडिक्ट हो जाएंगे. दैट्स वाई कंसेक्यूटिव 2 एरर 2% नहीं चलेगा. आपको किसी दूसरे दिन अल्टरनेट डेज पे अगर हो जाता है तो चल जाता है. ठीक है, मूविंग अहेड. व्हाट इज नाउ एयर क्वालिटी इंडेक्स. देखिए आपके सिलेबस के हिसाब से ये 2 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो ये पहले कवर कर लेते हैं. फिर जैसे जैसे आने वाले लेक्चर्स में हम सोर्सेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन गॉसियन प्लूम मेथड, डिस्पर्जन मेथड्स कैसे होता है, व्हाट विल बी द मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द डिस्पर्शन ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स, है ना. कि आने वाले कमिंग लेक्चर्स में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और जैसे ही ये पोर्शन कंप्लीट होगा उसको तुरंत ही उसका एमसीक्यू फॉर्म में भी लेके आ जाएंगे, सो डेट आप एमसीक्यू भी अटेंड करें. एंड ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी आई हैव पोस्टेड इन माई टेलीग्राम चैनल. आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशंस और आपको वहाँ पर सभी नोट्स और वो सब सभी चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी. तो ऑलरेडी वहाँ पर मैंने एयर क्वालिटी एंड नेक्स्ट के बारे में मैंने वहाँ ऑलरेडी सेंड कर दिया है कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना. सी how to calculate the air quality index is not a matter for the exam point of view, but you should understand how to calculate the AQI. AQI कैसे calculate किया जाता है वो आपको आना चाहिए, है ना, being an environment engineer. तो आगे बढ़ते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की ओर. एयर क्वालिटी इंडेक्स, इट इज़ अ टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एयर क्वालिटी स्टेटस टू द लेमन पर्सन हु कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड टेक द एक्शंस. एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा इफेक्टिव टूल है जो एयर क्वालिटी स्टेटस को आम जनता के सामने पेश करता है, सो दैट पीपल, वो लोगों को पता चले कि हमारा AQI क्या है, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, हमारे आजू बाजू की जो हवा है, जो एयर है, उसकी क्वालिटी क्या है. सो टू नो दैम व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आवर एयर सराउंडिंग अस, the air quality index is used. Okay, moving ahead. AQI is used by the agency like CPCB to communicate to the people that how polluted the air currently is and how polluted it is forecasted to become, है ना. अभी फिलहाल हाल में करेंटली आपका एयर क्वालिटी क्या है और आने वाले कुछ दिनों में आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहेगा उसके बारे में कुछ एजेंसियां हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB, वो
बहुत सारे मॉनिटरिंग स्टेशंस इस तरीके से रखी हुई है कि वो वहाँ पर डिस्प्ले करती रहती है ऑलवेज, ओके, कंटिन्यूसली। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ रिस्क इंक्रीजेज एज द AQI इंक्रीजेज। AQI अगर आपका बढ़ता है, डेट मीन्स योर पॉल्यूटेंट्स कंसंट्रेशन राइज इन द एयर, पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और वो बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सो पब्लिक हेल्थ रिस्क इंक्रीजेज एज द AQI इंक्रीजेज, दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। AQI is intended to enhance the public awareness and involvement in efforts to improve the air quality. AQI लाने का मकसद यही था कि अगर AQI ज़्यादा हो रहा है तो हम कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करें सो डैट द एयर क्वालिटी की जो क्वालिटी है, जो एयर की क्वालिटी है जो डिग्रेड हो रही है, उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ, है ना। तो इसके बारे में हम पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि सो डैट आपको कुछ ऐसा काम ना करें कि वहाँ से कुछ पॉल्यूटेंट्स रिलीज हों। सो पब्लिक अवेयरनेस एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द एयर quality. It transforms the complex air quality data of various pollutants into a single number, nomenclature and color. देखिए बहुत सारे को क्या होता है ना कि नंबर्स के बारे में भी नहीं पता चलता है कि चलिए से फॉर एग्जांपल 300 to 500 का रेंज है, 500 तो 500 में हम कौन सा केस समझे, 300 में हम कौन सा केस समझे, इसको हम इसका इफेक्ट हम किस रूप में समझ सकते हैं, है ना। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट रेंज, what up to what extent that pollutant are going to harm us. तो ये चीज़ों को ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इस चीज़ को बहुत ही इजी करने के लिए ये इंडेक्स को उन्होंने एक नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, डेट इज़ द इंडेक्स वैल्यू, पर्टिकुलर नंबर के फॉर्म में किया, उसको एक नोमेनक्लेचर दिया और साथ ही में एक कलर कोडिंग भी दे दिया, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो पढ़े नहीं होते हैं, उनको उस कलर कोडिंग से भी पता चल जाएगा, ओके आज येलो बता रहा है डेट मीन्स इट इज़ सेफ, ग्रीन बता रहा है मतलब आज हम बहुत ही सेफ हैं, लेकिन रेड अगर बताएगा तो हमें पता होना चाहिए कि रेड डेट मीन्स इट इज़ वेरी मच डेंजरस, सो हमको कुछ प्रिकॉशंस लेके बाहर निकलना चाहिए। सो डेट इज़ हाउ the complex air quality data are being presented in a simple nomenclature and color form. तो आगे देखते हैं हम इसको। So this is your color coding for the different AQI categories. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है AQI को। That is your good ranging from 0 to 50, satisfactory 51 to 100, moderate 101 to 200, poor the quality gets poor if it is ranging from 201 to 300, very poor 301 to 400, and it is very much severe if the value is going above 401, है ना। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो बहुत ही डेंजरस है। तो दीज आर दी 6 कैटेगरीज दैट AQI हैज़ बीन डिवाइडेड, एंड आप देख सकते हैं कि ग्रीन बहुत ही हेल्दी है, देन सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। जैसे जैसे आप सीवियर की ओर जा रहे हैं इसका इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट, पॉल्यूटेंट का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है ना। सो डैट तो आप कॉलम वाइज देख सकते हैं कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंड रो वाइज आप देखेंगे कि सभी पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और टाइम वेटेड एवरेज के साथ में, और पॉल्यूटेंट्स मेंशन किया गया है। अगर पर्टिकुलर एग्जांपल कोई भी ले ले तो PM 2.5, इफ PM 2.5 का वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, से फॉर एग्जांपल 100, अगर मैं PM 2.5 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट करता हूँ और मुझे वैल्यू मिलती है 100, दैट मीन्स 100 लाइज बिटवीन 91 to 120 एंड इट इज़ अ पुअर कैटेगरी, राइट, पुअर कैटेगरी में आएगा वो। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और अगर इफ PM 2.5 की वैल्यू 20 आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ हेल्दी फॉर अस एंड हम आराम से बाहर घूम सकते हैं, है ना। सो द वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू शुड बी प्लेस्ड बिटवीन दिस रेंज, and by putting that value in this range you are going to identify that under which category our cities are falling, particular location is falling, है ना। location wise AQI हम find out करते हैं, आपको पता होगा, आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा that the AQI of Delhi is very much poor today, 300 around 200 to 300, कानपुर का AQI बहुत ख़राब है, पटना सबसे वर्स्ट है ना। तो these all are the AQI स्टेशन है जहाँ पर मॉनिटरिंग्स होते रहते हैं, और वो डेटास को असम्बल्स करके, डेटा को प्रोसेस करके हम फिर रिजल्ट्स पेश करते हैं इस फॉर्म में, है ना, बहुत ही इजी फॉर्म में। समझ पड़ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। AQI एंड द एसोसिएटेड हेल्थ इम्पैक्ट्स। अगर AQI
कैटेगरी वाइज क्या रहेगा तो उसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में दिया गया है। दैट इफ इट इज गुड, मिनिमल इम्पैक्ट, सेटिस्फैक्ट्री, may cause द माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू द सेंसिटिव पीपल, जो बहुत ही नाजुक लोग होते हैं उनके ऊपर इसकी असर पाई जाएगी अगर वो सेटिस्फैक्ट्री AQI के अंदर है तो। देन मॉडरेट, may cause the breathing discomfort to the people with a lung disease such as asthma and discomfort to the people with heart disease, children and other adults। अगर आपको पहले से ब्रीथिंग की इश्यूज़ है, आपको अस्थमा और ये सब है, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा तुरंत ही, आप बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करेंगे एंड यू शुड बी रिपोर्टिंग टू दी नियरेस्ट एजेंसी रिगार्डिंग दिस, दैट इज द एयर क्वालिटी इज वेरी मच पुअर। ओके, मॉडरेट। देन इट पुअर में जाएंगे तो मे कॉज द ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। वेरी पुअर, मे कॉज द रेस्पिरेटरी इलनेस टू द पीपल ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। बहुत लंबे टाइम तक आप अगर इसको इनहेल करते रहेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी इलनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफेक्ट में बी मोर प्रोनाउंस्ड इन पीपल विद लंग एंड हार्ट डिसीज। अगर हार्ट डिसीज और लंग वाले कुछ पेशेंट्स होंगे तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाएगी इन वेरी पुअर कैटेगरी में। एंड द लास्ट इज द वेरी डेंजरस, दैट इज द सीवियर कंडीशन। इन दैट इट causes the respiratory impact even on the healthy people and serious health impacts on people with lungs disease, heart disease. The health impact may be experienced even during the light physical activity. तो ये था आज का हमारा टॉपिक्स। मैंने आज आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में समझाया, उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे पॉल्यूटेंट्स के वो भी समझाए। आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ह्यूमन हेल्थ पर। तो उस टॉपिक को हम यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं सिमिलरली, है ना। लेकिन यहाँ था आपका कैटेगरी वाइज इम्पैक्ट क्या हो रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में हम देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में, वीडियोज़ में देखेंगे कि पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स का क्या इम्पैक्ट होगा ह्यूमन हेल्थ एंड वेजिटेशंस के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम डैट सभी पूरा सिलेबस जो है आपका गॉसियन प्लूम, देन कम्स योर कंट्रोलिंग डिवाइसेस फॉर द पर्टिकुलेट मैटर एंड कंट्रोलिंग डिवाइस एंड इक्विपमेंट्स फॉर द गैशियस पॉल्यूटेंट्स, ये सभी के बारे में हम आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स में, लेक्चर्स में, वीडियोस में देखेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like and share with your friends so that they can also get the benefits from these things. And surely we are going to in a shorter time discuss about the tricks and tips that how you are going to crack these things very easily while putting the less efforts. आप ऑलरेडी स्टडी फेज़ में हैं तो आप किस तरीके से कम एफर्ट्स के साथ में इसको क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। सो thank you so much for watching Ekdant Environment Education. Thank you, friend.